हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड बोलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं तैयारी। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल रिजल्ट तक मैं करती हूँ आप सभी का स्वागत। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। तो जैसे कि स्टूडेंट आप सभी को मालूम है कि हम सुबह के 10 बजे डेली करते हैं एक प्रैक्टिस सेशन। जो हमारा प्रैक्टिस सेशन में होता है टॉप 50 क्वेश्चन शामिल करते हैं। इस टॉप 50 क्वेश्चन में हमारे ऑल ओवर सारा सेक्शन जीके जीएस का कवर कर लेते हैं। और आज जो हमारा ये टेस्ट सीरीज जो चली है एडिटोरिया वाली, इसमें हमारा 12th नंबर का टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं। जहाँ तक मुझे यकीन है कि आप सभी ने 11 के 11 टेस्ट पेपर आपने लगा लिए होंगे और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा और अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस भी पाए होंगे। तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेना है और बने रहना है। अपने इस प्यार के अपना सपोर्ट बनाए रखना है और अपने अच्छे से परिवार का आपको हिस्सा भी बन जाना है। तो चलिए, बीच में इंट्रोडक्शन कुछ नहीं होगा, बीच में लाइक से सब्सक्राइब नहीं कहा जाएगा। अगर आपको अंत में लगता है कि हाँ ये टेस्ट पेपर हमारे लिए अच्छा है, ये हमारी तैयारी को और भी बेहतर कर सकता है, तो आप अपनी मर्जी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना। अगर आप ये भी ना कर सके तो प्लीज़ आप इत्मीनान के साथ लास्ट तक आपको क्लास में बने रहना है। तो चलिए, पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, उसके बाद पढ़ूंगी मैं ऑप्शन और उसके बाद मैं आपको समय भी दूंगी क्वेश्चन का आंसर लगाने के लिए, तब मैं आपको इसका आंसर बताने वाली हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो चलिए इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन इसमें दिया है कि भारत में हरित क्रांति के पिता एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है भारत में हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। और ऑप्शन नंबर 3 दिया है इसमें सी, यानी कि प्रथम चरण में इसमें हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया। और डी ऑप्शन दिया है कि हरित क्रांति में चावल, दाल एवं गन्ने के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई थी। तो कौन सा कथन हरित क्रांति से संबंधित नहीं है, वहीं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि ऑप्शन नंबर के डी इसमें राइट आंसर नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा हरित क्रांति के अंदर हमने सबसे ज़्यादा जिस पे ध्यान देता वो होता हमारा गेहूँ, यानी कि गेहूँ के अंदर हमने बहुत सारे अपनी क्या है पूरा हमारा फोकस गेहूं के ऊपर था, जिसमें हमने चावल और गन्ना को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया था, इसमें मोटे अनाज को हमने शामिल किया था। तो आपको पता चल गया होगा कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। इसमें आपको 3 क्वेश्चन और साथ में याद हो गए हैं कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आप बताएंगे एम.एस. स्वामीनाथन जी। और आपको पता होगा हाल ही में इनका निधन भी हो गया है। और आपको ये भी पता होगा कि इनको जो एम.एस. स्वामीनाथन है इनको भारत रत्न भी दिया गया है। आगे चलते हैं, हरित क्रांति का प्रथम चरण कब लागू हुआ था, तो आपको पता चल गया 1966 और 1981 के बीच में चला था। और 1966 में तीसरी पंचवर्षीय योजना भी हमारे यहाँ चल रही थी, तो आपको ये भी क्लियर हो गया। चौथा ऑप्शन सी ऑप्शन दिया है कि जो प्रथम चरण में जो ये इफेक्ट डाला था सबसे पहले कहाँ पर लागू हुई थी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये लागू की गई थी। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपको सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना एवं लाभान्वित शहर जो राज्य हैं सुमेलित नहीं है, यानी कि कुछ तो यहाँ पर परियोजना दी है और उनसे लाभ लेने वाले राज्यों को सही मिलान किया है या नहीं किया है, वहीं आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में है, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में है, तिलैया परियोजना बिहार में है, या तुलबुल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। तो स्टूडेंट कौन सा सुमेलित नहीं है वहीं आपको बताना है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तिलैया परियोजना। ये बिहार में ना होकर के ये दामोदर नदी पर बनी हुई है और ये झारखंड में आती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के सी। तो ये तो हमारे राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। नहीं को आपको अच्छे से ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर है मंजीरा नदी, इंद्रावती नदी, कोयना नदी, पेनगंगा नदी। तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 का आप बताएंगे राइट आंसर। कोयना नदी क्या है, ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। ऑप्शन नंबर 1 है 7516 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर या 6632 किलोमीटर। तो भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का आप करेंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि की सीमा जो है तटीय सीमा है। अगर आपसे पूछेगा द्वीपों सहित कितनी है, तब आप इसका आंसर बताएंगे
7,561.15 किलोमीटर जो है ये हमारे द्वीपों सहित हो जाएंगे। द्वीप का मतलब इसमें लक्षद्वीप और हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी शामिल करेंगे। अगर खाली पूछेगा आपकी भारत के मुख्य तटीय सीमा, तब आप बताएंगे इसका आंसर 6100। तो हमारे क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है चावल, कपास, गेहूं, उड़द। तो 5 का आप बताएंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे गेहूं की उर्वरता को बढ़ाने के लिए हम उड़द की फसल को उगाते हैं, क्योंकि आपको पता होगा उड़द से उगाने पर जो है मिट्टी की जो फर्टाइल है वो बनी रहती है और उसको हम हरी खाद के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपको दिखाई दे रहा होगा। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर कौन प्राप्त करता है। स्टूडेंट आपको पता होगा जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें पोषण स्तर होते हैं, जैसे कि उत्पादक हो जाएगा, प्रथम, उपभोक्ता, द्वितीय, उपभोक्ता, इस प्रकार से ये हमारे होते हैं। तो जो उच्चतम पोषण प्राप्त करता है वो कौन है। शाकाहारी है, आप बताएंगे शाकाहारी है या वो सर्वाहारी है या मांसाहारी है या अपघटक है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसको प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आप बताएंगे राइट आंसर वो हो जाएगा सर्वाहारी को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर कि धारणीय कृषि से क्या तात्पर्य है। आत्मनिर्भर उत्पादन या विशेष फसलों का उत्पादन, कम भूमि में गहन कृषि या इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता बनी रहे। तो धारणीय कृषि का तात्पर्य क्या है वो आपको बताना है क्वेश्चन में राइट आंसर दे करके। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि इस प्रकार की कृषि जिसमें भूमि की गुणवत्ता भी बनी रहे उसको हम बोलते हैं धारणीय कृषि से तात्पर्य। स्टूडेंट धारणीय का मतलब होता है कि जो चीज़ आज है वो आने वाले समय में बनी रहे। धारणीय का मतलब होता है सस्टेनेबल, यानी कि जैसे आपको पता होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी चलने हैं जो भारत में 17 प्रकार के गोल है जिसको सरकार को 2030 तक अचीव करना है। यानी कि कहने का मतलब है कि जिन संसाधनों का, जिन चीज़ों का, जिन वस्तुओं का हम आज यूज कर रहे हैं वो वस्तुएं उसी प्रकार स्थिति में बनी रहे और हमारी आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ को उपभोग कर सके, इसलिए हम उसको कहते हैं धारणीय विकास। तो धारणीय का आप मतलब समझ गए होंगे कि धारणीय का मतलब होता है सस्टेनेबल, यानी कि जो अपने विकास को बराबर कंटिन्यूटी में बनाकर लेके चले। तो अगर कहीं पर आपको धारणीय विकास आए, चाहे धारणीय कृषि पूछे चाहे आपको धारणीय विकास पूछे, तो आप उसका ऑप्शन के हिसाब से आंसर लगा सकते हैं। तो ये थी इसके बारे में डिटेल। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 9 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो डिस्टिल्ड वाटर के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है। जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, जिसको डिस्टिल्ड वाटर का मतलब होता है आशुद्ध जल, आशुद्ध जल के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। कुछ बच्चे तो डिस्टिल्ड वाटर को ही पढ़ के कंफ्यूज हो जाएंगे कि माय गॉड हमने तो ये क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, ये डिस्टिल्ड वाटर क्या गया है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है कि जो अशुद्ध जल होता है उसको क्या है, इन्होंने इसकी हिंदी को क्या है इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। अगर अशुद्ध जल होता तो बहुत सारे बच्चे इसको पकड़ लेते, लेकिन मैंने आपको बता दिया डिस्टिल्ड वाटर को ही अशुद्ध जल बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऑप्शन दिए हैं 1 बिलियन है, या विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का कुचालक होता है, या विद्युत का अपघटन है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है यानी कि जो अशुद्ध जल होता है वो विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। तो क्वेश्चन नंबर सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ेंगे कि ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी के लिए। ऑप्शन नंबर बी है केवल डिस्क धारा यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए, या सी ऑप्शन है दोनों के लिए, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आप राइट आंसर बताएंगे, यह केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिव करंट के लिए ही हम इसको यूज करते हैं। कभी कभी क्या होता है यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा जो है अल्टरनेटिव जो करंट होता है उसको क्या है इन्होंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। अगर अल्टरनेटिव करंट भी आए तो भी यहाँ पर इसका अच्छे से आंसर कर देना। और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट और इसको प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर की ए। ये थे हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि चीनी यात्री संगयून भारत में कब आया था। तो चीनी यात्री था संगयून भारत में कब आया था, 618 ईस्वी में, 629 ईस्वी में, या आपसे पूछेगा 518 ईस्वी में या 673 ईस्वी में।
तो बताएंगे चीनी यात्री संयुक्त भारत में कब आया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी, 518 ईस्वी में यह भारत में आया था। और कहाँ का यात्री था, चीन का। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 है इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर बी है बलबन, और ऑप्शन नंबर सी है रजिया सुल्तान, और ऑप्शन नंबर डी है फिरोज तुगलक। तो तुर्कान ए चहलगानी जो एक दल था, संगठन था, इसको किसके द्वारा समाप्त किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आप स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे बलबन के द्वारा इसको तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया गया था। और तुर्कान ए चहलगानी का गठन करने वाला कौन था, तब आप इसका आंसर बताएंगे इल्तुतमिश। लेकिन इसको विघटन किसने कर दिया, इसको समाप्त किसने कर दिया, तब आप इसका आंसर बताएंगे बलबन। तो क्वेश्चन नंबर भी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बलबन ये है, यह चहलगानी का मतलब होता है ये 40 सरदारों का दल था, कि यानी कि ये राजा के लिए ये 40 दल बनाए जाते थे, जो राजा की सेना और उसकी सुरक्षा या जितनी भी जिम्मेदारी होती थी ये 40 सरदार उसको मेंटेन करके रखते थे। तो क्या था कि बलबन भी उन 40 में से एक था। तो बलबन ने सोचा कि जब मैं इन 40 का दमन करके खुद स्वयं राजा बन सकता हूँ, तो कभी ना कभी कुछ ऐसा होगा कि अगर ये 40 दल चलता रहा तो मेरे जो 40 दल में शामिल रहेंगे उनमें से एक न एक मेरा भी दमन करके राजा बन सकता है। तो इसने बुद्धि का प्रयोग करते हुए क्या किया, तुर्कान चहलगानी का अंत कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर के भी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पर पढ़ेंगे कि निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने के पत्थर, बलुआ पत्थर या चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। यानी कि किस चट्टान से हमें चूने का पत्थर मिलता है, बलुआ पत्थर मिलता है और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। कुटप्पा चट्टानों से होती है, धारवाड़ चट्टानों से होती है, गोंडवाना लैंड से होती है, या बताएंगे विंध्य चट्टानों से होती है। तो किससे हम ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप करेंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे विंध्याचल, तो विंध्याचल पर्वत की जो चट्टानें हैं विंध्याचल, तो इससे क्या होता है, हमको चूना पत्थर भी प्राप्त होता है और हमको बलुआ पत्थर भी प्राप्त होता है और चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। अगर आपसे पूछा गोंडवाना लैंड से हमको यहाँ से क्या प्राप्त होता है, यहाँ से हमको कोयले की प्राप्ति होती है। और धारवाड़ की चट्टानें होती है, ये है कर्नाटक में, यहाँ से क्या मिलते हैं, हमको धातु की प्राप्ति होती है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि किस चट्टान से हमें किस चीज़ की प्राप्ति होती है, तब आप इसका राइट आंसर लगाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में किस धर्म सामूहिक की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है। यानी कि भारत में ऐसा कौन सा धर्म है जिसकी अगर हम ग्रुप वाइज वृद्धि दर देखें तो वो सबसे कम है। तो आप इसका ऑप्शन में राइट आंसर बताएंगे बौद्ध धर्म की, सिख धर्म की, जैन धर्म की या ईसाई धर्म की। तो किस धर्म की सामूहिक वृद्धि दर सबसे कम है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आप करेंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे जैन धर्म की जो है सामूहिक वृद्धि दर बहुत कम है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। ऑप्शन है मेंडल ने, डीब्रिज ने, अरस्तु ने या लैमार्क ने। तो जैव विकास को सर्वप्रथम समझाने वाला कौन सा वैज्ञानिक था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आप राइट आंसर करेंगे लैमार्क ने इसको समझाया था। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे कि मतदान के समय प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है सिल्वर नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन नंबर सी है सिल्वर आयोडाइड, या आप बताएंगे सिल्वर सल्फाइड। तो इस टाइम आपको पता चल रहा होगा कि 18वीं लोकसभा के चुनाव जोर शोर से चल रहे हैं। आप सभी ने अपना मतदान भी किया होगा, और जो जहां भी वोटिंग नहीं हुई है तो पुलिस सबसे है कि अपने मतदान का प्रयोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका मतदान भारत के भविष्य के निर्माण के लिए बहुत ही अमूल्य योगदान रखता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा भारत अच्छा रहे, सुरक्षित रहे, तो आपका मतदान जरूर करना चाहिए। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो मतदान में जो स्याही लगाई जाती है, आप सभी की स्याही लग गई होगी, जिसकी नहीं लगी उसकी भी लग जाएगी। तो वो किस पदार्थ की बनाई जाती है। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर ए सिल्वर नाइट्रेट की वह बनाई जाती है। अगर आपसे पूछेगा कि जो सिल्वर ब्रोमाइड है इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो आप बताएंगे जो ये आपको फोटो बनते हैं ना, फोटो प्लास्टिक जो बनती है, यानी जिसमें हमारी फ़ोटो बन के आती है, तो फ़ोटो जो बनती है उसके लिए हम सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहेंगे हम इसको कैसे याद रखेंगे। देखिए अगर आप कहीं अकेले जाते हैं, अगर आपको कहीं पिक्चर खींचनी होती है तो कहते हैं ना ए ब्रो जरा हमारी पिक्चर क्लिक कर दो, तो ब्रो माई पिक्चर क्लिक। तो फोटो के निर्माण में कौन से पदार्थ का हम यूज करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का, और ब्रो से हो जाएगा ब्रोमाइड। तो इससे लिंक करके आप सिल्वर ब्रोमाइड को याद कर सकते हैं। अगला आता है ऑप्शन नंबर के सी। देखिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल हम करते हैं कृत्रिम बारिश, यानी कि
जो हम आर्टिफिशियल जो रेन कराते हैं उसमें हम सिल्वर आयोडाइड, NaCl और सूक्ष्म CO2 का हम यूज करते हैं। इन तीनों को मिला करके हम क्या है कृत्रिम बारिश कराते हैं। तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ में, कृत्रिम बारिश में। लेकिन हमारे ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के ए यानी कि सिल्वर नाइट्रेट मतदान में अमिट स्याही के रूप में इस पदार्थ से यह बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, 16, 18 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 रीड करेंगे कि प्रांतीय स्वायत्त की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा हुई थी, यानी कि जो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी, स्थापना की गई थी, वह किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। आप ऑप्शन को रीड करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 या भारत परिषद अधिनियम 1909। तो कब हुई थी, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 का करेंगे राइट आंसर। तो आप बताएंगे प्रांतों में स्वायत्त सत्ता की स्थापना कब की गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। आगे बढ़ेंगे। आगे है 17वां क्वेश्चन, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, फ्रांस से लिया गया है, कनाडा से लिया है। यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती हैं, हमने यह अवधारणा किस देश के संविधान से भारत के संविधान में अडॉप्ट की है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे कनाडा के संविधान से हमने यह अवशिष्ट शक्तियाँ भारत में अडॉप्ट की हैं कनाडा के संविधान से। तो ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के डी। स्टूडेंट मैं आपके लिए एक बात बता दूं, भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव के ऊपर मैंने टोटल A to Z फुल कंटेंट क्लास हैंड रिटन नोट्स के साथ मैंने आपको कराई है। अगर आपको ये क्लास करनी है तो प्लीज़ आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन बनता है किसी भी टेस्ट सीरीज में, चाहे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या आप सेल्फ स्टडी से करेंगे, तो आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख कितनी बार किया गया है। आप बताएंगे 32, 34, 36, 38। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 36 बार आर्य शब्द का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है कपास के रेशे को किससे प्राप्त किया जाता है। आप बताएंगे बीज से, पण से, छाल से, तने से। तो कपास के रेशे को किससे हम प्राप्त करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आप बताएंगे राइट आंसर करके। तो आप बताएंगे कपास के रेशे को हम बीज से प्राप्त करते हैं, यानी कि 19 क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कुछ एक तरफ दिए हैं घास के मैदान, और वे घास के मैदान कौन से कॉन्टिनेंट में है, सही है या गलत है, वो हमको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में है, पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में है, बेल्स घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में है, और स्टेपीज घास के मैदान उत्तरी अफ्रीका में है। तो चलिए कौन सा सुमेलित नहीं है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर के हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, क्योंकि स्टेपी जो घास के मैदान है ये जो पाए जाते हैं जैसे यूक्रेन और ये जो हमारा यूरोप और एशिया वाला जो प्रांत है बेलारूस वगैरह यहाँ पर ये पाए जाते हैं। स्टेपीज घास के मैदान यूरेशिया यानी कि कुछ भाग इसका यूरोप और कुछ भाग इसका जिसमें यूरोप में आता है। तो स्टेपीज घास के मैदान यूरोप और एशिया में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 आपको सभी को दिखाई दे रहे होंगे। चलिए एक एक करके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, यानी कि कौन सा सुल्तान ऐसा था, कौन सा शासक ऐसा था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर 1 है मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेंगे आप राइट आंसर। तो बताएंगे महमूद गजनबी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22 रीड करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी थी। ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने या इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने अपने पास स्थायी सेना की रखने की नींव डाली थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करके आप बताएंगे राइट आंसर। ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। इसने ही बाजार नियंत्रण प्रणाली,
घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया और नगद वेतन की प्रथा, ये सब किसने लागू की थी? तो आप बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 रीड करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है भाई आपको बताना है। एक तरफ दिए है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन, और इनके दिए हैं आविष्कारक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। और मेसॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए आप इसका राइट आंसर करके बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, यानी कि मेसॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा नहीं की गई थी। लेकिन परमाणु का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो आप बताएंगे रदरफोर्ड। तो चलिए ये हो गया हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी को आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ठोस एरोसोल का उदाहरण है। कोहरा है, बादल है, कुहासा है या धुआं है? तो ठोस एरोसोल का उदाहरण क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे धुआं जो है वो ठोस एरोसोल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर के डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर के डी। क्वेश्चन नंबर 25 रीड करेंगे कि राज्यसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को गिर जाने का अर्थ क्या होता है? यानी कि राज्यसभा में सरकार कोई विधेयक प्रस्तुत करती है, अगर वो गिर जाए तो उसका मतलब क्या होगा? भाई हमसे क्वेश्चन डिमांड कर रहे हैं। चलिए उसमें पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा में सत्ताधारी दल को बहुमत नहीं होता है, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरकार शासन चलाने में सक्षम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेंगे आप राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी, कि राज्यसभा में सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर के हो जाएगा सी। देखिए राज्यसभा में, लोकसभा जो हमारी सरकार बनी होती है, चाहे वो राज्यसभा में बिल पास हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर जो वर्तमान सरकार को बिल लेकर आती है, अगर वो राज्यसभा से बिल पास नहीं कर पाती है, तो इसका मतलब होता है कि वर्तमान सरकार को वहाँ से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन राज्यसभा में ऐसा कुछ हो तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता वर्तमान सरकार पे। तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ। भारत में कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक बारिश किस समय अंतराल के मध्य में होती है? ऑप्शन नंबर 1 है जनवरी और फरवरी के मध्य में होती है, जून और सितंबर के मध्य में होती है, मार्च और मई के मध्य में होती है, अक्टूबर और नवंबर के मध्य में होती है। तो कोरोमंडल तट पर जो सर्वाधिक वर्षा होती है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे अक्टूबर और नवंबर के मध्य में, यानी कि कोरोमंडल तट इसको कहते हैं। ये हमारे तमिलनाडु का तट हो जाएगा। और आपको पता होगा तमिलनाडु के में जो होती है वो लौटते मानसून से वर्षा होती है। तो जो हमारे लौटता मानसून यानी कि जाड़ों में वर्षा कहाँ पर होती है? तो आप बताएंगे अक्टूबर नवंबर के समय पे हमारे यहाँ क्या होती है? शीत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर के डी 26 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो। ये क्वेश्चन बड़ा था, तो इस क्वेश्चन को आपको कोई दिक्कत खिचड़ पिचड़ ना दिखाई दे तो मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन को एक इसकी अकेली की स्लाइड काट के रखी है कि आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे और मैं बहुत अच्छे से इसको डिफाइन कर पाऊँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सूची 1 है, सूची 2 है। एक तरफ दिए हैं युद्ध, और वो युद्ध किस किस जनरल गवर्नर के शासनकाल में हुए हैं, तो वही हमको करना है मैच। तो एक तरफ दिया है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें लॉर्ड हेस्टिंग बताया है। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस, और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। स्टूडेंट ये आंग्ल का मतलब होता है अंग्रेज, तो आप कंफ्यूज मत हो जाएगा कि आंग्ल का मतलब क्या है। आंग्ल मतलब होता है अंग्रेज, यानी कि प्रथम जो युद्ध हुआ था अंग्रेज और मध्य मैसूर के मध्य में होता है, इसको इस तरीके से बोलेंगे, आंग्ल मतलब है अंग्रेज। तो चलिए इसका करते हैं मिलान। तो 27 का करेंगे आप राइट आंसर। थोड़ा सोच विचार कीजिएगा तब इसका आंसर कीजिएगा। तो चलिए तृतीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें जो जनरल गवर्नर था बताएंगे आप, इसमें था लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पहले का हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से मैच किया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो प्रथम आंग्ल सिख युग था, इसमें जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हार्डिंग। तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी। आगे बढ़ते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय कौन जनरल गवर्नर था? तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि 3 को आप मिलाएंगे, इसका हो जाएगा लॉर्ड हास्टिंग, इसका यानी कि 1 हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम चौथे पर। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। तो देख लीजिएगा CBA
और डी किस में दिया है, तो ये दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इसको एक बार फिर से करके देख लीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के आप ROA के एग्जाम के लिए इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ROA के एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पर। आप बताएंगे राज्य सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त संसाधन उपलब्धता पर, या संसद की इच्छा पर, या न्यायालय की इच्छा पर, या जनता की इच्छा पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर करता है किस पर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेंगे आप राइट आंसर, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सरकार की इच्छा शक्ति और पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता पर ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन हो सकता है, और ये हमारी राज्य सरकार पर डिपेंड करता है। इसमें संसद या सुप्रीम कोर्ट या आप इसको हाई कोर्ट में ले जाकर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। और नीति निर्देशक तत्वों का भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 में इनका वर्णन किया गया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आपका क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन रीड करेंगे, तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 है कांग्रेस समाजवादियों को, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों को, या खुदाई खिदमतगारों को, या रानी गोडनीयूल के द्वारा नियुक्त लोगों को। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा लाल कुर्ती दल, या लाल कुर्ती जो दल की स्थापना की थी वो खुदाई खिदमतगार ने की थी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के पर। तो यहाँ पर भी सुमेलित करने वाला सवाल है। तो सूचीबद्ध में एक तरफ दिए हैं कि कुछ दिए हैं परमाणु तत्व, और उनकी परमाणु की खोज किसने की थी वही हमको बताना है। तो देखिए मैं इसको ज़रा थोड़ा साफ कर देती हूँ। देखिए रेडियम की खोज किसने की थी, तो आप इसको बड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। रेडियम की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे मैडम क्यूरी ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर ने। एक्सरे की खोज किसने की थी, रोटजन ने। और चिचक की टिक्के की खोज किसने की थी, तो आप बताएंगे एडवर्ड जेनर ने। तो पहले का जो राइट आंसर, पहले का आप मिलाएंगे 2 से, बी का मिलाएंगे आप पहले से, एक्सरे का मिलाएंगे आप 4th से, और चेचक का मिलाएंगे 3 से। यानी कि 21 और 43 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के ए। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको साफ कर दूं, बिस आपको राइट आंसर बता दूं, ऑप्शन नंबर के राइट आंसर है। आगे है 31वां सवाल कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी भी पार्टी को लोकसभा या आम चुनाव अथवा राज्य विधानसभा में चुनाव में आवश्यकता होती है क्या। कुल डाले गए वोटों का 6%, 4% मत, या 4 सीटें, या इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे आप राइट आंसर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, इनमें से सभी। यानी कि कुल डाले गए वोटों का 4% होना चाहिए, 6% मिलना चाहिए, और 4% मत भी होना चाहिए, और आप कहेंगे उसमें 4 सीटें भी इनको जीतनी चाहिए। तो उस राष्ट्रीय दल को हम क्या है मतलब राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाता है, जैसे कि आम आदमी पार्टी को दर्जा प्राप्त हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के पर। क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्न और सुप्रबंधन ग्रंथ लिखे हैं। तो आप बताएंगे राणा कुंभा ने, राणा सांगा ने, नुसरत शाह ने, या हरिहर द्वितीय ने। तो किसने यह काम किया था, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आप राइट आंसर बताएंगे राणा कुंभा के द्वारा संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा और संगीत रत्न, सुप्रबंधन आदि ग्रंथ लिखे गए थे। और चित्तौड़ का वो दुर्ग है वो भी किसने बनाया था, राणा कुंभा के द्वारा ही चित्तौड़ का विजय स्तंभ भी बनवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर के सी राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 का। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पर। संविधान के किस अनुच्छेद में जिला नियोजन समिति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 ZB में, अनुच्छेद 243 ZD में, अनुच्छेद 243 ZA में, या अनुच्छेद 243 ZF में। तो जिला नियोजन समिति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे
ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 ZD। देखिए डी का मतलब होता है डेवलपमेंट, और किसी चीज़ को नियोजित करना, किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर थीम के अनुसार लेके चलना, तो उसका मतलब भी डेवलपमेंट होता है। तो आप इसको ऐसे लिंक करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं आप अपने माइंड में नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर कुछ चीज़ों को अगर आप अपने माइंड में जनरल लाइफ से रिलेट करके उसको पढ़ लेते हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म तक याद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप बताएंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख अनुच्छेद 103 में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की सहायता से करता है। या ऑप्शन नंबर सी है संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। या ऑप्शन नंबर डी है धन विधेयक सरकार के कोई भी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही है आप बताएंगे ऑप्शन को पढ़ के राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा को वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पूरे भारतीय संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वहाँ पर आपको वार्षिक वित्तीय विवरण नाम मिलेगा, बजट नाम से भी अंग्रेजों को दिया हुआ है, लेकिन हमारे संविधान में इसका उल्लेख कहीं भी नहीं है। सॉरी। कोई धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है, राष्ट्रपति की इसमें कोई भी क्या है एंट्री नहीं होती। हाँ, किसी भी विधेयक को रखने से पहले हमको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, बस इतना ही काम है। लेकिन उस विधेयक को धन विधेयक कहना या ना कहना ये लोकसभा के अध्यक्ष पर डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, 36, 37 है। क्वेश्चन नंबर 35 रीड करेंगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 225 से बढ़ाकर 245 कर दी गई थी। यानी कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किया गया था कि जिसमें जो लोकसभा के जो मेंबर होते थे उनकी हमने संख्या को बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, 31वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, या 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेंगे आप राइट आंसर। तो 31वें संविधान संशोधन के द्वारा यह कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। आगे क्वेश्चन नंबर 36 आप रीड करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, या BN राव। तो ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आप करेंगे राइट आंसर। आप बताएंगे ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर थे। और आप ये भी बताएंगे कि इसको प्रारूप समिति भी कहा जाता है। BR अम्बेडकर सहित 6+1 यानी कि एक तो इसमें अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। कुल मिलाकर इस समिति में 7 मेंबर शामिल थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलित करने वाला सवाल आ गया है, इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा। अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकारी अधिकारिता है। ऑप्शन नंबर बी दिया है। अनुच्छेद 136 में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय की विशेष इजाज़त चाहिए। या ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका वर्णन किया गया है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर के डी। क्योंकि देखिए उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका उल्लेख आप बताएंगे। क्योंकि देखिए उच्चतम न्यायालय जो आता है आर्टिकल 124 में आता है, और यह अभिलेख न्यायालय है, इसका जो है 217 में बताया गया है। चलिए ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते, शायद ये 217 नहीं 215 हो सकता है, मैं इसमें कंफ्यूज हो रही हूँ, बट मैं इसको आपका राइट आंसर पिन करके डलवा दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो भी स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी। क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आप तक सही डिटेल जानी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में अपना क्वेश्चन राइट करके आना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आप यहाँ पर रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना में कौन से शब्द का उल्लेखित नहीं था? जो भारतीय संविधान है उसमें भारतीय संविधान की जो प्रेम्बल है यानी प्रस्तावना, उसमें कौन से शब्द को उल्लेखित नहीं किया गया है? पंथ निरपेक्ष, लोक कल्याण, संघीय या लोकतंत्रात्मक। कूट है केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 2 या केवल 2
3, केवल 2 और 4। तो कौन से शब्दों का उल्लेख नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे लोक कल्याण और संघीय जो है भारत संविधान की प्रेम्बल में इन शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 39 पर कि जब एक घरेलू उत्पादन से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीनें और पूंजी की कमाई में आई कमी को घटा दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी बोलते हैं। बी बताएंगे निवल राष्ट्रीय उत्पाद, एनएनपी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी बताएंगे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी है निवल घरेलू उत्पाद, एनडीपी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे इसको बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, निवल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 आपको आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सेबी का पूर्ण रूप क्या है? चलिए ऑप्शन रीड करते हैं। सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, या सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी है सिक्योरिटीज एंड इकोनॉमिक्स बैंक ऑफ इंडिया। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का करेंगे आप राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के सी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का पूर्ण रूप है। ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 रीड करेंगे। निम्नांकित में से किसे विश्व बैंक के उदार ऋण की खिड़की कहा जाता है? आप बताएंगे ऑप्शन नंबर 1 है पुनः निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, IBRD। ऑप्शन नंबर बी है अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, या ऑप्शन नंबर डी है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। तो जो हमारे स्टूडेंट क्वेश्चन का राइट आंसर जो 41 का वो आप करेंगे राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के बी, और सी बी का तो मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी है। चलिए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित करने वाले सवाल बहुत ज़्यादा से आ रहे हैं। तो 42 का करेंगे आप बहुत ही अच्छे से। ये पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो लॉर्ड बार्ड हेस्टिंग के समय पे आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो ये आया था ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में आया था, या इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आया था। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे आप राइट आंसर, क्योंकि आप बताएंगे वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है वो कर्नल के समय में नहीं आया था, ये लॉर्ड लिटन के समय में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर के सी। चलिए बैठते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बाल विवाह को रोकने के लिए ईज ऑफ कंसेंट एक्ट कब लाया गया था? यानी कि बाल विवाह को रोकने के लिए ये एक्ट कब पारित किया गया था, कब लाया गया था? आप बताएंगे 1872 में, 1891 में, 1856 में, या इनमें से कोई नहीं। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1891 में। ईज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया गया था बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 में। तो 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर के बी। आगे बढ़ेंगे 44 पर। फर्स्ट बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बुक के लेखक कौन है? अशोक मेहता है, BD सावरकर हैं, RC मजूमदार हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट बार ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस बुक किसने लिखी है? तो 44 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे BD सावरकर के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित में से कौन उत्पादक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिका अंग है? यानी कोशिका अंगों में सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा होता है? गोल्जिकाय, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, या केंद्रक। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के सी। प्लास्टिड जो है उत्पादक कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने कि नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? आप बताएंगे प्रथम वर्ग के उत्तोलक, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, तृतीय वर्ग के उत्तोलक, या चतुर्थ वर्ग के उत्तोलक। तो नींबू निचोड़ने की मशीन किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो 46 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर के भी द्वितीय वर्ग के उत्तोलक का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे 47 की तरफ। इस भी सम्मिलित करने के लिए एक तरफ दिए हैं जीव विज्ञान की शाखाएं
और किस किस वैज्ञानिकों का संबंध है उनसे, तो इसका करेंगे मैचिंग। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप मुझे राइट आंसर करके बताएंगे। तो पहले का जीवाणु विज्ञान को आप बताएंगे ल्यूवेनहोक से, सूक्ष्म जीव विज्ञान का आप बताएंगे लूसी पास्चर से, आनुवांशिकी को हो जाएंगे एडवर्ड, ये आनुवांशिकी के जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे एडवर्ड जेनर, और प्रतिरक्षा विज्ञान के जो हो जाएंगे जो आनुवांशिकी के जो होंगे ये होंगे TH मॉर्गन, और प्रतिरक्षा विज्ञान को हो जाएंगे एडवर्ड जेनर। तो हमारा जो क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा पहले का तीसरा इसमें भी है, तीसरा इसमें भी है, बी का फोर्थ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर के सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि कार्य का मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर, जूल या उपयुक्त सभी। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, 48 का करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे उपयुक्त सभी जितनी भी यूनिट दी है इसमें हम कार्य के मात्रक को मापते हैं। 49 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन की पहचान करें। जैन धर्म आत्मावाद पर विश्वास करता है लेकिन ईश्वरवाद पर विश्वास नहीं करता। दूसरा कथन दिया है कि जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचार न्याय दर्शन से ग्रहण किए गए हैं। या ऑप्शन नंबर 3 है अनेकांतवाद का संबंध जैन धर्म से है। तो कौन सा कथन असत्य है भाई आपको बताना है, केवल एक और दो और 3 या 1 और 3। तो कौन सा असत्य है, तो 49 करेंगे आप राइट आंसर। तो आप बताएंगे 1 और 3 ये असत्य है और दूसरा वाला सही है। तो हमारे 49 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। तो ऑप्शन नंबर के डी राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर बड़ा है, अंत बड़ा तो सब बड़ा, सब इसका राइट आंसर करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 में पढ़ रही हूँ कि फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कूट एक दिया है कि वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है। उसने दीवान एक खैरत विभाग को स्थापित किया जो गरीबों, मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं के लिए आर्थिक सहायता देता था। तीसरा कथन दिया है वह हब ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। और तीसरा दिया है उसने अशोक के 2 स्तंभ मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है। तो कौन सा फिरोज शाह तुगलक के संबंध में कथन सत्य है, 1 और 2 और 3, 1, 3, 4 या चारों के चारों सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, ये चारों के चारों क्वेश्चन सही हैं, फिरोज शाह तुगलक से संबंधित है। तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा आपके अंदर इंप्रूवमेंट भी हो रहा होगा, काफ़ी अच्छा भी लगता होगा आपको। तो चलिए मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। लर्न क्या बोलते हैं, अभिलाषा के साथ जुड़ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने चैनल रिजल्ट तक को आगे बढ़ाते रहिएगा, अपना प्यार अपना साथ भी बनाते रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगले कंटेंट के साथ, इसी जुनून के साथ। मैं आप सभी की दोस्त अभिलाषा राजपूत आपसे लेती हूँ विदा। जय हिंद।